नमस्ते मित्रजनों, चलिए चलते हैं एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड के एपिसोड 3 की तरफ। एलिसा और जेम्स दोनों होटल में होते हैं। एलिसा सो रही होती है और जेम्स अपनी माँ को याद कर रहा होता है। फिर वो होटल से लेट चेकआउट करते हैं और दोनों एलिसा के पिता से मिलने निकल पड़ते हैं। पर एलिसा सोचती है कि अगर उसके पिता ने उसे नहीं पहचाना या वो उससे नहीं मिलना चाहते हो तो क्या, तो वो वहाँ पहुँचना टालना चाहती है और कहती है वो काफी दूर है, हम आसपास कोई जगह ढूंढते हैं। फिर उन्हें चलते चलते एक बहुत खूबसूरत बंगला दिखता है। बंगले की हालत देख के वो समझ जाते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। वो एक खिड़की तोड़ के बंगले में घुस जाते हैं। बंगला अंदर से बहुत बड़ा और सुंदर होता है। वहाँ रखी किताबें देख के पता चलता है कि बंगला किसी साइकोलॉजी के प्रोफेसर का है। प्रोफेसर के घर पे एक सुंदर सा बार होता है। अलीसा उसमें से अल्कोहल निकाल के पी लेती है और जेम्स को भी देती है। फिर वो उसके पूल के पास बैठते हैं, वाइन पीते हैं और खाना खाते हैं। फिर दोनों हॉल में बहुत डांस करते हैं। एलिसा बार बार जेम्स के करीब आना चाहती है पर जेम्स ऐसा नहीं करता। फिर एलिसा को लगता है कि जेम्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो उससे गुस्सा होकर बाहर टहलने निकल जाती है। जेम्स उसे मनाने के लिए कुछ फूल तोड़ता है और फूल को रखने के लिए स्टोर रूम से एक ग्लास लेता है। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि स्टोर रूम में अजीब चीजें होती है, जैसे कि बहुत सारा डक्ट टेप और ब्लीच, जो किसी सामान्य तौर पे किसी घर में नहीं होते। यहाँ अलीसा को रास्ते में क्रिस्टोफर नाम का एक लड़का मिलता है, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। वो सोचती है जेम्स को जलाने का ये अच्छा तरीका है और वो उसे बंगले में ले आती है। अलीसा जेम्स से कहती है कि वो क्रिस्टोफर को लेके कमरे में जा रही है और चली जाती है। जेम्स यहाँ सोचता है कि अलीसा के साथ रहने से वो चीज़ें फील कर पा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। अलीसा यहाँ क्रिस्टोफर के साथ कमरे में होती है। जेम्स अपना समय बिताने के लिए यहाँ वहाँ चीज़ें देखने लगता है। उसे लिविंग रूम में रखा एक कैमरा और एक डब्बा मिलता है। वो डब्बा खोल के देखता है तो उसमें कुछ तस्वीरें होती हैं। तस्वीरें लड़कियों की होती हैं जिसमें वो बंधी हुई हैं और उनके शरीर पे बहुत सारे जख्म होते हैं और हर तस्वीर पे उस लड़की का नाम लिखा होता है। जेम्स फिर कैमरा खोल के देखता है, उसमें लिए वीडियोस में से लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। जेम्स कैमरा बंद कर देता है और समझ जाता है कि वो गलत घर में घुस आए हैं और प्रोफेसर जो भी है वो सीरियल किलर है। अलीसा यहाँ क्रिस्टोफर के करीब जाने की कोशिश करती है पर वो जेम्स को पसंद करने लगती है, तो वो नहीं जा पाती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कमरा बंद करके लेटी रहती है। जेम्स उसके कमरे के बाहर खड़ा अंदर आने की परमिशन मांगता है। अलीसा उसे मना कर देती है तो वो बाहर बैठा उसका वेट कर रहा होता है। जब वो सो जाती है वो अंदर जाता है और फर्श पर सो जाता है। तभी प्रोफेसर घर पहुंचता है। जेम्स को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो बेड के नीचे घुस जाता है। प्रोफेसर घर में आते ही समझ जाता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। वो लिविंग रूम में पड़ी एक छड़ी उठाता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। वो कमरे में घुसता है और एलिसा को सोया हुआ देखता है। एलिसा की नींद खुलती है और उसे देख के डर जाती है। वो उससे पूछता है कि वो वहाँ कैसे घुसी, तो वो बस सॉरी कहती है। वो कहता है कोई बात नहीं और पूछता है कि क्या वो अकेली है। एलिसा हाँ कहती है। वो दरवाज़ा बंद करता है और एलिसा के बगल में आके बैठ जाता है और कहता है तुमने मेरे घर में काफ़ी गंदगी मचा दी है, और एलिसा का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है। एलिसा डर से रोने लगती है। वो उसे थप्पड़ मार के गिरा देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जेम्स बेड के नीचे छुपा ये सब सुन रहा होता है। वो पीछे से आता है और अपने साथ लाई चाकू प्रोफेसर के गले पे मार देता है। प्रोफेसर मर जाता है और दोनों खड़े उसे देखते रहते हैं और एपिसोड 3 खत्म होता है और शुरुआत होती है एपिसोड 4 की, जहां जेम्स और एलिसा प्रोफेसर की बॉडी देखते हुए सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। जेम्स कहता है सेल्फ डिफेंस है तो हम पुलिस को बता सकते हैं, पर एलिसा कहती है कि हम इसके घर में घुसे हुए हैं तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। फिर वो दोनों पूरा घर साफ करते हैं ताकि किसी को कोई सबूत ना मिल पाए। अलीसा जेम्स से पूछती है उसने ऐसा क्यों किया। जेम्स ला के अलीसा को वो वीडियो और फोटोज दिखाता है। अलीसा को फिर लगता है कि ठीक ही किया और सारे फोटोज वो उसकी बॉडी के पास रख देते हैं और सारे कपड़े और बेडशीट वगैरह जला देते हैं। अलीसा कहती है कि इससे पहले कि लोगों को बॉडी मिले हम मेरे डैड के पास चलते हैं, उन्हें पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए। और दोनों निकल पड़ते हैं। दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। जेम्स ट्रेन टिकट की प्राइसेस देख के कहता है हमें कुछ देर बाद ही ट्रेन लेनी चाहिए। अलीसा को रह रह के याद आता है कि उन्होंने किसी का मर्डर किया है, अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो क्या। और फिर वो जेम्स से कहती है कि हमें भेष बदलना चाहिए और दोनों अपना लुक बदलते हैं। अलीसा जेम्स से पूछती है कि उसके पास चाकू आई कैसे। जेम्स कोई जवाब नहीं देता। इधर प्रोफेसर की माँ उसके घर पहुंचती है। वो उसे क्लाइव क्लाइव बुलाते हुए पूरे घर में ढूंढती है और फिर उसके माँ की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो पुलिस को बुलाती है पर जब पुलिस आती है क्लाइव के बगल में रखे फोटोज नहीं होते हैं। वो फोटोज उसकी माँ को मिल चुके होते हैं और वो उन्हें जला देती है। यहाँ फॉरेंसिक टीम को बेड के नीचे एक सबूत मिलता है और वो क्रिस्टोफर का पर्स होता है। पुलिस सीधा क्रिस्टोफर
क्रिस्टोफर के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। क्रिस्टोफर को कोई आइडिया नहीं होता कि उससे पूछताछ क्यों हो रही है। उसे लगता है कि एलिसा नाबालिग थी और उसने कुछ उल्टा सीधा बोल के कंप्लेन कर दी है। फिर पुलिस बताती है कि वहाँ जो आदमी रहता था उसका मर्डर हुआ है। फिर वो पुलिस को सारी बातें बताता है और उसका हुलिया भी बताता है, खासकर एलिसा के जैकेट के बारे में, जो एलिसा अभी भी पहनी हुई थी क्योंकि वो उसके डैड की दी हुई जैकेट थी। इधर एलिसा का व्यवहार जेम्स से बदला हुआ था। वो समझ जाता है उसे चाकू वाली बात परेशान कर रही है। वो बताता है कि वो उसके पिता का दिया हुआ तोहफा था शिकार वगैरह के लिए। अलीसा कहती है, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ कोई भी इंसान शिकार वाले चाकू लेके नहीं घूमता। यहाँ क्रिस्टोफर जेम्स के बारे में भी बता देता है। अलीसा जेम्स की बातों से राजी नहीं हुई होती है और वो ये बात भूल नहीं पा रही है कि रात को जेम्स ने किसी आदमी का मर्डर किया है। यहाँ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और उन्हें पता चलता है कि क्लाइव की मौत रात के करीब 3 बजे के आसपास हुई है और वहाँ कोई हाउस पार्टी चल रही थी जिसके कुछ लोग गवाह हैं। सीनियर पुलिस कहती है कि उसे जैकेट की और डिस्क्रिप्शन चाहिए। आसपास के एरिया में अगर कहीं भी 2 टीनेजर से जुड़ा कुछ क्राइम हुआ है तो वो पता करे और अलीसा और जेम्स के नाम का मिसिंग वारंट निकाल दे। वो कहती है या तो इन लोगों ने मर्डर किया है या इन्होंने मर्डर होते हुए देखा है। यहाँ अलीसा वॉशरूम की खिड़की से भाग जाती है। जेम्स को आधे घंटे बाद एहसास होता है कि अलीसा चली गई है। उसके जाते ही वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे उसके पिता की याद आती है और सोचता है कि शायद उसके पिता इतने जोक्स इसलिए मारते थे क्योंकि वो आसपास का ये सन्नाटा झेल नहीं पाते थे। जेम्स रो नहीं पाता इसलिए वो कुछ लड़कों को पैसे देता है उसे मारने के लिए। जब वो उसे मारते हैं तब वो रो के अपना दिल हल्का करता है। अलीसा एक बस स्टैंड पे अकेले सो गई होती है और जेम्स पुलिस को कॉल करके मर्डर रिपोर्ट कर देता है और इसी के साथ खत्म होता है एपिसोड 4। एपिसोड 5 में जेम्स की 11 साल पहले की जिंदगी दिखाते हैं, जहां एक दिन जेम्स अपनी मां के साथ बत्तखों को खाना खिलाने गया होता है। कार से उतरते वक्त उसकी मां उसे गले लगाती है। वो उतर के बत्तखों को खाना खिला ही रहा होता है, तभी उसकी मां उस तालाब में अपनी गाड़ी ले जाके डुबा देती है। धीरे धीरे गाड़ी पूरी तरह से डूब जाती है। जेम्स पास खड़ा ये सब देख रहा होता है और इस तरीके से वो अपनी माँ और उसके पिता अपनी पत्नी को खो देते हैं। जेम्स पुलिस स्टेशन में बैठा ये सब सोच रहा होता है। डीसी ऑन्स्लो वहाँ आता है और वो जेम्स से कहता है कि तुम यहाँ कौन सी मर्डर रिपोर्ट करने आए हो। जेम्स कहता है मेरी माँ की, जिन्होंने 11 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। पुलिस वाला समझ जाता है कि जेम्स डिस्टर्ब्ड है। यहाँ जेम्स के पिता के पास दोनों पुलिस आते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो उनकी गाड़ी लेके भाग गया था और गाड़ी आगे चल के ठुक गई थी। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि उसने मिसिंग रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया। उन्हें ये भी शक होता है कि उसके पिता के चेहरे पे मुक्के के निशान जेम्स के ही हैं, पर वो मना कर देता है। उसके पिता पुलिस से अलीसा के बारे में भी पूछते हैं। फिर पुलिस अलीसा के माँ बाप से मिलने जाती है। अलीसा का बाप उसे बताता है कि उसे पार्टी में गेस्ट को सर्व करना पसंद नहीं आया, इसलिए वो घर छोड़ के भाग गई। पुलिस उसके बाप से कहती है कि वो अपनी पत्नी को बोलने दे। वो कहता हुआ चला जाता है कि वो वैसे भी मेरी बेटी नहीं है। पुलिस उसकी माँ से पूछती है कि उसने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। उसकी माँ को जेम्स के बारे में भी नहीं पता होता है। पुलिस उससे अलीसा की फोटो मांगती है। पुलिस देखती है कि घर में अलीसा की एक भी तस्वीर नहीं है। यहाँ डीसी जेम्स से कहता है कि वो उसकी जिम्मेदारी सोशल सर्विस को दे देंगे। जेम्स कुछ सोचता रहता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ अलीसा ने सारे पैसे जेम्स को दे दिए होते हैं। उसे टैम्पन्स की जरूरत होती है। उसे एक शॉप से वो चुराना पड़ता है, पर सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। यहाँ दोनों पुलिस वाले अलीसा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसके घर वालों से मिलकर उन्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं लगा कि वो भाग गई। जेम्स अलीसा को ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ सिक्योरिटी वाला अलीसा को पकड़ लेता है। वो चेक करता है कि उसने और भी कुछ चुराया है या नहीं। तभी उसे अलीसा के हाथ पे वो नाखूनों के निशान दिखते हैं। अलीसा को लगता है वो उसका फायदा उठाना चाहता है, तो सिक्योरिटी वाला उसे डांट देता है कि वो एक शादीशुदा अच्छे घर का आदमी है। वो कहता है मुझे अब रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी और पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तभी किसी का बच्चा खो जाता है और उसके वॉकी टॉकी पे कॉल आ जाता है और वो गेट खोल के चला जाता है। अलीसा वहां से भाग जाती है, पर तभी जिसकी बच्ची खोई थी वो उसे मिलती है और उसे वो वापस वहीं लेके आती है। सिक्योरिटी वाला भला आदमी होता है। वो उसे सिक्योरिटी रूम में ले जाता है और कुछ खाने पीने के लिए देता है। वो उससे उसके हाथ पे निशान के बारे में पूछता है। वो कुछ नहीं कहती। वो उसे बिस्किट्स देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। अलीसा वहां से निकलती है। उसे अब जेम्स की याद आने लगती है और उसे एहसास होता है कि जेम्स ने उसे बचाया है और उसने उसे अकेला छोड़ दिया। सोचती हुई वो एक रेस्टोरेंट में घुसती है और उसे वहां जेम्स दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर से अलीसा के पिता के पास जाने का प्लान बनाते हैं और एक बार फिर से खुश होते हैं। यहाँ फॉरेंसिक टीम को पूल के पास बर्तन धोने की जगह पे एक चाकू सबूत के तौर पे मिल जाता है और इसी के साथ एपिसोड 5 भी खत्म होता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए हम जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।